कि जो शरद पवार का बयान आया गौतम जी, अडानी को लेकर, उसे जी, हम किस संदर्भ में देख सकते हैं? और उसके पहले उनकी पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जैसे अजीत पवार, उनके भतीजे हैं, वह भी कई मौकों पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं या उन मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं जो मुद्दे विपक्ष के अन्य दल उठा रहे हैं। तो इस पूरी प्रवृत्ति को हम कैसे देख हुँ। सकते हैं? देखिए, शरद पवार एक बहुत ही चतुर और वरिष्ठ राजनेता हैं, तो उनसे कोई गलती तो हो नहीं सकती, ना ही अनजाने में कोई बात कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं। उनका बुनियादी तर्क क्या है? उनका बुनियादी तर्क ये है, पहली बात तो ये वो कहते हैं अदानी का मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है, उनकी बातचीत से ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरा तर्क उनका ये है कि जब संयुक्त संसदीय समिति बनेगी, तो उसमें 15 भाजपा के सदस्य होंगे और 5 केवल विपक्षी दलों के सदस्य होंगे। तो यानी उस संसदीय समिति से भी विपक्ष का कोई भी मंसूबा हल नहीं होने वाला है। तो तकनीकी रूप से उनकी दूसरा बयान जो है, तकनीकी रूप से उनका दूसरा बयान सही है कि उसमें सांसदों का प्रतिशत होता है, उसके हिसाब से संयुक्त संसदीय समिति का गठन होता है। और चूँकि भाजपा का बहुमत है, तो ज़ाहिर है कि भाजपा के सांसद विपक्ष के सांसदों के मुकाबले बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। तो ये संयुक्त संसदीय समिति से ये उम्मीद करना कि वो कोई सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे देगी, ये उचित नहीं है। ये लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति बनने का एक राजनीतिक महत्व है। उस राजनीतिक महत्व से शरद पवार भी इनकार नहीं कर सकते, अजित पवार भी इनकार नहीं कर सकते और कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर वो राजनीतिक महत्व नहीं होता तो सरकार संसदीय समिति को आसानी से बन जाने देती। सरकार इनकार क्यों कर रही है? सरकार इसीलिए इनकार कर रही है कि ये इस समिति को कई तरह के अधिकार होंगे। जैसे ये समिति जो भी कागजात सरकार से माँगेगी, सरकार उसे देने से इनकार नहीं कर सकती। वो जिसको भी बुलाएगी, वो वहाँ सामने जाना पड़ेगा और समिति के सामने बयान देना पड़ेगा, समिति उसके साथ जिरह भी करेगी। यहाँ तक कि समिति को ये भी अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है अपने सामने, उनसे भी पूछ सकती है। यानी जो बातें हम लोग ऐसे ही अपने कार्यक्रमों में कहते हैं और जो कुछ-कुछ अखबारों में भी प्रकाशित होती हैं, वो सारी बातें प्रधानमंत्री से पूछी जा सकती हैं कि जब आप श्रीलंका गए थे, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब तब आपके साथ अदानी थे, अदानी के विमान में आप चलते थे, आपके विमान में अदानी चलते हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री से पूछी जा सकती हैं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, इस बात में पहले संयुक्त संसदीय समिति के भीतर संग्राम होगा, भीतर बहस होगी और कौन से सवाल पूछे जाएँ, कौन से ना पूछे जाएँ, संयुक्त संसदीय समिति के टर्म्स और रेफरेंस क्या होंगे, किन बातों की वो जाँच करेगी, किन बातों की नहीं जाँच करेगी, ये सब बातें भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अदानी के मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा करनी है, तो उसके लिए जेपीसी का या संयुक्त संसदीय समिति का महत्व है। वहाँ जो भी बातचीत होगी, वो सरकार के खिलाफ हो या पक्ष में हो, वो सार्वजनिक जीवन में आएगी। उस पर हम सब लोगों को उसकी जानकारी होगी, हम सब लोग उसकी चर्चा करेंगे। वो बहस केवल ये नहीं होगी कि उनके अडानी के शेयर क्यों गिरे, कब उनकी कीमत बढ़ी, कब उनकी कीमत कम हुई और उसमें सेबी की क्या भूमिका है। ये बातें भी महत्वपूर्ण हैं और इन बातों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, वो इन बातों की जाँच करेगी। लेकिन राजनीतिक प्रश्न जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की संसदीय समिति के जाँच के दायरे के बाहर है। संयुक्त संसदीय समिति राजनीतिक प्रश्न पे चर्चा करेगी, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए उसका महत्व है, उसमें किस पार्टी के कितने सांसद होंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है हुँ, कि जो गौतम अडानी हैं, उनके बारे में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मीडिया में एक तरीके से उनकी छवि को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। अभी सीएनजी की कीमत कम हुई, तो बार-बार ये कहा गया कि गौतम अडानी की जो कंपनी उसने सबसे पहले कम की और भी कई सारे इस तरीके की प्रयास किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर एक आम व्यक्ति के रूप में मैं इसको देखूँ, तो मुझे एक राजनीतिक मुद्दा नज़र आता है। लेकिन अगर मुझे यह समझना हो कि क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि अडानी का की जो पूरी कंपनी है वो सवालों के घेरे में हो, तो मुझे किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सच में ऐसा लगता है या ये राजनीतिक गुब्बारा ज़्यादा है? देखिए, ये राजनीतिक गुब्बारा भी अंत में साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे सामने जो तथ्य हैं, हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अभी हमारे सामने तथ्य ये है कि अदानी के ऊपर ये आरोप लगा, तमाम जो स्टॉक मार्केट के विश्लेषक थे और राजनीतिक मामलों के आर्थिक मामलों के जानकार थे, वो पहले से ही आरोप लगा रहे थे। उन्हीं आरोपों को हिंडनबर्ग नामक संस्था ने अपनी रिसर्च के ज़रिए एक लंबी-चौड़ी रिपोर्ट के ज़रिए पेश किया। उस आरोपों में अदानी के शेयर अपनी
असली कीमत से 85% ज्यादा बढ़े हुए पाए गए। उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, अदानी ने 400 पेज का उसका खंडन जारी किया, उनकी हर बात को गलत बताया, लेकिन उसका उनके खंडन का कोई असर नहीं हुआ। उनके शेयर 65, कुछ शेयर तो 65% तक गिर गए और कुछ शेयर वास्तव में 85% तक गिर गए। फिर दोबारा अडानी के शेयरों ने थोड़ी सी करवट ली और थोड़े से वो बढ़े हैं, अब वो एक जगह पर टिके हुए हैं। अगर इन आरोपों के अंदर कोई सच्चाई नहीं होती तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों ने उनके ऊपर विश्वास क्यों किया? दूसरे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक व्यक्ति को क्यों देश की सब ज्यादा से बड़ी संपत्तियां लगातार मिलती जा रही हैं, दूसरे पूंजीपतियों को भी वो नहीं मिल रही है संपत्तियां। स्थिति यह है कि अगर एक एयरपोर्ट के लिए या किसी खान के लिए या किसी और किसी सरकारी संपत्ति के लिए जब कई कंपनियां, जिसमें अदानी कंपनी भी शामिल होती है, जब प्रतियोगिता करती हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि अन्य कंपनियां आगे हैं और उनमें से किसी एक को मिलेगा। फिर ऐन मौके पे कुछ ऐसा रहस्यमय पलटा खाया जाता है मामला कि अन्य कंपनियां पीछे चली जाती है और अदानी की कंपनी को वो मिल जाता है। तो अदानी के पूरे बहुत तेजी के साथ जो उनका उछाल आया है उनकी संपत्तियों में, उसकी वजह कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह कोई उत्पादन नहीं है, उसकी वजह कोई ब्रांड नहीं है। ऐसे मान लीजिए बजाज वालों का नारा है हमारा बजाज, या रिलायंस का नारा किसी जमाने में था ओनली विमल। ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, अमूल का एक ब्रांड है, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं। वो जनता के साथ में उन ब्रांडों के जरिए, ब्रांड जनता के सामने आप एक उत्पाद को पेश करते हैं, जनता उसको बाजार में खरीदती है और उसका इस्तेमाल करती है, उसके जरिए उसकी साख बनती है। उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आए, नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी साख बनाती हैं, उसके जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाती है। अदानी की संपत्ति का विकास न तो टेक्नोलॉजी आधारित है, न ही ब्रांड आधारित है और न ही उत्पाद आधारित है। अदानी की संपत्तियों में जो अनाप शनाप उछाल आया है वो बड़ी बड़ी संपत्तियां एक्वायर करने के जरिए, अधिग्रहण करने के जरिए आया है। अधिग्रहण करना एक प्रक्रिया के जरिए संभव होता है। सवाल यह है कि उस प्रक्रिया को अगर एक आध बार कोई चीज घटित हो तो बात समझी जा सकती है, लेकिन बार बार अगर एक ही बात घटित होती है, कैसे उस प्रक्रिया के जरिए के जरिए अदानी को संपत्ति मिली, इसके ऊपर है बहुत बड़ा सवाल। हिंडन ये सवाल उठाए गए हैं और कांग्रेस भी लगातार इन सवालों को उठा रही है, विपक्ष भी इन सवालों को लगातार उठा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके ऊपर सरकार को कोई जवाब तो देना चाहिए। भाई, देश का सबसे बड़ा जो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति था, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया था, उसके शेयर देखते देखते 85% शेयर मार्केट में गिर गए, एक तूफान सा आ गया। इसके ऊपर कोई बयान बनता है कि नहीं बनता है? इसके ऊपर सरकार को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अब उसी संबंधित सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई, हमें और आपको कैसे पता लग सकता है कि अदानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है? हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर और एक समीक्षक के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और उस आरोप का एक ठोस आधार भी नजर आ रहा है, तभी उनके शेयर इतनी तेजी से गिर रहे हैं वहां पर। तो सरकार को कम से कम संसद में उसका एक वक्तव्य तो देना चाहिए था। सरकार ने संसद में कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था उस वक्तव्य को भी संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। फिर राहुल गांधी को जो आरोप लगे, राहुल गांधी को उन आरोपों का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। तो ये जो मसला है, और दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक इल्जाम लगाया जो बहुत ही चौंका देने वाला और जबरदस्त इल्जाम था। तो जब ये सब हो रहा है, उसके बाद सरकार को कम से कम बहुमत का लाभ, सरकार के पास बहुमत है, लेकिन उसका लाभ उठाकर आपको उसका अधिकृत जवाब देने से बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल।